नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अपने सरकारी आवास पर पौधा लगाने और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए पूरे देश में प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया। इसी श्रृंखला में मैंने आज मुख्यमंत्री आवास पर पेड़ लगाया। इस अभियान के लिए प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से बचने के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाने का एक अभिनव आह्वान किया है। इस आह्वान के लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूं। आज उसी श्रृंखला में यह पेड़ मैंने यहां मुख्यमंत्री आवास पर लगाया है। 20 जुलाई को पूरे प्रदेश में जितनी प्रदेश की आबादी है हर व्यक्ति के नाम पर वह अपनी मां के नाम पर वृक्षारोपण महाअभियान में हिस्सा बनकर के एक पेड़ जरूर लगाए। हमारे पास 54 करोड़ पौध हम लोगों ने प्रदेश की नर्सरियों में तैयार किया है और प्रदेश की नर्सरियों में ये हर प्रकार के पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी, पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, देसी आम, जामुन, ऐसे ही अमरूद हैं, शीशम है, सागौन है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के घर में हम लोग सहजन का एक पौधा निःशुल्क उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। सहजन गरीब के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है। खासतौर पर यह इतना उपयोगी है कि अगर उसकी फली को सब्जी बना करके या सूप के साथ उपयोग कोई करे तो कुपोषण दूर करने में इसकी बहुत अच्छी भूमिका हो सकती है। हम लोगों ने 2 वर्ष पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के हर लाभार्थी के घर में एक एक सहजन का पेड़ लगाया था और काफी बड़े हो चुके हैं। बहुत सारे पेड़ बहुत अच्छे हो चुके हैं। इस बार फिर इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास लगभग 55 लाख के आसपास सहजन के पौधे भी हैं। ऐसे ही अन्य पौधे भी अलग अलग वैरायटी के हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर लगाएंगे। हर ग्राम पंचायत से लेकर के नगर निकाय तक, पार्क तक, सड़क के किनारे से लेकर के खाली जगहों पर व्यापक पैमाने पे अभियान चलेगा। प्रदेशवासी वन महोत्सव के साथ साथ वृक्षारोपण महाअभियान के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर के पर्यावरण की चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएगा। इस विश्वास के साथ आज एक पेड़ मां के नाम यह कार्यक्रम मैंने यहां लखनऊ में किया है और मैं चाहूंगा कि हर प्रदेशवासी कम से कम ऐसे 25 से 30 करोड़ वृक्षारोपण महाअभियान के कार्यक्रम का हिस्सा बने। वृक्षारोपण महाअभियान में हम 30 से 35 करोड़ पौधरोपण का कार्यक्रम करेंगे और ये कार्यक्रम अभी से प्रारंभ होकर के 20 मार्च को इसका चरम होगा, जब रिकॉर्ड मात्रा में हम इसका वृक्षारोपण के महाअभियान के इस महाव्रत में, महापर्व में हिस्सा लेंगे ही। साथ साथ इनकी देखभाल हो,
हो सके समय समय पर इसके लिए भी जो कार्यक्रम चलेंगे, जो व्यक्ति पेड़ लगाएगा वह उसकी सुरक्षा और उसको आगे बढ़ने की भी पूरे इस अभियान का हिस्सा बनेगा। यह एक बड़े अभियान को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को लेकर एक नया दावा किया है। अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ब्रजेश पाठक ये चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद से हट जाए और वो खुद सीएम बन जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में अब हलचल मच गई। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय पर बड़े स्तर के नेताओं के सपा का दामन थामने के दौरान यह दावा किया। उन्होंने कहा कि हाथरस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए बहुत ही दुख है। दुख है इस बात का कि बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं और ज्यादातर वो गरीब लोग हैं जो अभाव में जीते रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा था। इस तरह के कार्यक्रम समय समय पर उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर होते हैं। दुखद यह है कि ऐसी घटना हुई है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है। ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रही। प्रशासन की जानकारी में या उनको जानकारी में ये आना चाहिए था। और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, जितने बुलाए जाते हैं उससे ज्यादा भी लोग पहुंचते हैं। कई बार आयोजक और कार्यक्रम करने वाले की जानकारी में नहीं होता है कि कितने लोग शामिल हो जाएंगे। कम से कम ये जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए और प्रशासन को हमेशा इस बात के लिए काम करना चाहिए कि जो कार्यक्रम है वो अच्छी तरह संपन्न हो जाए, सुरक्षित लोग आए और सुरक्षित लोग चले जाएं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में सरकार इस बात का ध्यान रखेगी और प्रशासन भी इस बात का ध्यान रखेगा। जिन लोगों की जान गई है वो लौटाई तो नहीं जा सकती है, लेकिन सरकार उन परिवारों की मदद करे जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके इलाज का इंतजाम करे। और किसी पे आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब कभी भीड़ इकट्ठी हो जाए, सरकार के अधिकारी और प्रशासन के लोग समय समय पर तैयारी करते हैं कि क्राउड कैसे मैनेज किया जाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इमरजेंसी हो तो क्या क्या जरूरतें पड़ती हैं जिनकी पूरी की जाए जरूरत हो। ये आज जो आप बात कह रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की खराब हो चुकी है। ये पहली घटना नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को उठाती रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म कर दी हैं। जो लोग ये दावा करते थे कि नए नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो मेडिकल कॉलेज चल रहे थे और जो समाजवादी सरकार में शुरू भी हुए थे, उनको भी अगर किसी ने बर्बाद किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हालांकि विषय नहीं है, लेकिन मुझे याद है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज जो उस समय की पिछली सरकार ने काम शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया था, शुरू करने का काम किसी ने किया था, तो नेताजी और समाजवादी पार्टी ने। लेकिन आज पता करो सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, या उत्तर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों का क्या हाल है। एक भी जिला अस्पताल इस सरकार ने नहीं ऐसा बनाया है जिसमें गरीब का इलाज हो सके। और ऐसे समय पर जब इमरजेंसी हो, उस समय तो किसी को इलाज मिलता ही नहीं है, और इलाज ना मिलने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई। सरकार को फुर्सत ही नहीं है ना। मैंने आप ध्यान नहीं दिया मैंने क्या कहा था। जब इस विभाग के मंत्री कुछ पॉलिटिकल अपना स्वार्थ बेहतर करना चाहते हैं तो विभाग को कौन ध्यान देगा। वो तो चाहते हैं मुख्यमंत्री हट जाए, हम बन जाए। क्यों कहलवाते हो, सीधी बात।
तो जब खुद ही वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो विभाग कौन देखेगा? और मुख्यमंत्री जी ये बात जानते हैं कि ये पीछे पीछे पड़े हुए, तो उनके विभाग को कुछ बजट ही नहीं दे रहे। ये तो सदन में भी हम लोगों ने कहा था, अगर याद हो आपको। लोकसभा में रहे सांसद हाजी फजल रहमान साहब हैं, मैं उनका और उनके साथ बड़ी संख्या में सहारनपुर और आसपास के साथी आए हैं। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव में सबसे पहले गठबंधन में अगर किसी के लिए हम लोग वोट मांगने गए थे तो उस समय के चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजल रहमान साहब के लिए हम लोगों ने वोट मांगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वहां की जनता का कि उस समय जो अपील की गई थी, उस अपील में इनको जिताने के लिए कहा गया था, इन्हें भारी बहुमत से जिताने का काम किया। और उसके बाद जब लोकसभा में मैं इनके साथ था, लगातार हम लोगों का संपर्क रहा। हालांकि दूसरा दल थोड़ी दूरी बना ले गया, लेकिन हमारे उन सांसदों के साथ कभी दूरी नहीं हुई। मुझे खुशी है आज क्या सांसद जी अपने तमाम साथियों के साथ समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। इससे न केवल पार्टी को मजबूती मिलेगी, बल्कि जिस कार्यक्रम और जिन सिद्धांतों को लेकर के समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, उन सिद्धांत कार्यक्रमों को भी जमीन पर पहुंचाने के लिए हमारी मदद होगी। तो हाथरस हादसे को हुए 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में जांच और कार्रवाई कर रहा प्रशासन का हाथ खाली। दूसरी तरफ मामला और इस मामले में आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया। देखिए रिपोर्ट। हाथरस हादसे को हुए दिन बीत जाने के बाद भी अब तक मामले में जांच और कार्रवाई कर रहा प्रशासन खाली हाथ है। बाबा कहां है कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ मामला सामने आने के बाद यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी सूरजपाल उर्फ बाबा साकार हरि का पुराना सियासी कनेक्शन भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बाबा के सत्संग में शामिल होते रहे। पिछले साल जनवरी महीने में भी अखिलेश बाबा के सत्संग में शामिल हुए थे और बाबा की महिमा का गुणगान में एक पोस्ट शेयर किया था। इटावा में पोस्टेड रहा है बाबा। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा है। जानकारी के मुताबिक नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा लिखे जाने के बाद सूरजपाल को पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद वो अपना नाम और पहचान बदलकर बाबा बन गया। भोले बाबा को लोग प्रभु और परमात्मा भी कहते हैं। जैसे आमतौर पर एक दूसरे से मिलने पर लोग नमस्ते राम राम करते हैं, मगर भोले बाबा के समर्थक नमस्ते की जगह परमपिता परमेश्वर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो कहते हैं। लोग भोले बाबा को परमपिता परमेश्वर मानते हैं। पूरा सत्संग बेहद गूढ़ होता है, मगर भोले बाबा परमपिता परमेश्वर की बातें करते हैं। खुद को परमपिता परमेश्वर नहीं कहता है। संभल में भोले बाबा के तमाम सत्संग भी हो चुके हैं। आगरा में भी बाबा साकार हरि का घर, बाबा का एक घर आगरा में भी है, जो कि पिछले 10 साल से बंद पड़ा। 10 साल पहले सूरजपाल उर्फ विश्व साकार हरि आगरा में रहता था। आगरा के केदार नगर में बाबा का घर है। इंडिया वॉइस संवाददाता ने मैनपुरी के बिछुआ में भोले बाबा के प्रवास स्थल का जायजा लिया। बाबा के अनुयायी का दावा है कि बाबा जी अंदर है। इंडिया वॉइस ने काफी प्रयास किया कि बात हो जाए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। रात में यहाँ फोर्स तैनात थी। पुलिस की एक गाड़ी दिखाई दी। प्रवास स्थल के अंदर काफी लोग बताए जा रहे हैं। पुलिस कह रही है कि उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगाया गया है, लेकिन बाबा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। सत्संग में भाग दौड़ के बाद
1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं मैनपुरी में जो साकार विश्वहरि आश्रम है, हम उसके पास मौजूद है। देर रात बाबा यहाँ आए थे, इसकी पुष्टि भी उनके सेवादार द्वारा कर दी गई है। मगर सवाल उठता है, इन जो 1 सैकड़ा से अधिक जो मौतें हुई हैं, इनका आखिर जिम्मेदार कौन है? शायद हाथरस जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां शायद प्रशासन की कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया, अधिकारियों ने शायद इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उसके बावजूद ही लापरवाही कहीं ना कहीं दिखती है। मगर जो साकार विश्वहरि है, उनको भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं। उनकी बात की जाए तो उन पर भी उससे पहले कई मुकदमे दर्ज किए हैं। 1995 से लेकर 98 के बीच कई मामले दर्ज किए हैं। इसमें एक आगरा, इटावा और सहित कई जनपदों में उन पर मामले दर्ज किए हैं। बाबा का जो साम्राज्य है, वहां हर जगह यूपी, हरियाणा, राजस्थान, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां एक बाबा का स्थान न बना हो, आश्रम न स्थापित किया होगा। साकार विश्वहरि के जो श्रद्धालु हैं, उनकी संख्या की बात की जाए, सत्संग में लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, वहां एक सूची का बोर्ड लगाया गया है। ये वो दानदाता है जिनकी धनराशि नहीं खोली गई है, क्योंकि धनराशि जो खोली जाती है 10,000 से लेके 2.5 लाख तक के जो है श्रद्धालु है, उनकी सूची चस्पा की गई। ये नया आश्रम बना है और नई एक सूची बनाकर तैयार की गई है, जो दानदाताओं की सूची बताई जाती है, जो विशेष बाबा का सहयोग करते हैं आश्रम में। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने तो अजीब ही बयान दे दिया। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि हादसे तो होते रहते हैं। देखिए, हादसा तो हादसा ही होते हैं। सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। सुना आपने, ये गंभीरता है हादसे पर। हालांकि देश में कुछ भी घटना हो तो राजनीति होना लाजमी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बाबा कहाँ है? इस यक्ष प्रश्न का जवाब अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ पहुंचे बीजेपी के नेता और निवर्तमान दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, सम कल्याण मंत्री परिषद पंडित सुनील भराला से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। देखिए, सर्किट हाउस में माननीय मंत्री जी सुनील भराला जी ने एक प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता किस लिए की है, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। आपने प्रेस वार्ता की है, किस चीज को लेकर के? हाथरस में हुआ दर्दनाक हादसा और उसमें बड़ी जनहानि को लेकर के अपनी मैंने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन परिवारों को 2-2 लाख रुपए की धनराशि देकर के अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की उन्होंने, और उस पर न्यायिक जांच बैठाई। उसी पर मैंने कहा है कि जो बाबा हैं, जो महंत हैं, जो कथावाचक हैं, अपने उन जो उनके शिष्य थे, जो उनके वहां पर अनुयायी थे, उन परिवारों को भी, वो भी अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए देकर के उन परिवारों को अपनी शोक संवेदनाएं दे, संबल प्रदान करें। तो लापरवाही अधिकारियों की काफी दिखाई दी है, उसमें क्या करो? उसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जांच बैठाई गई है, न्यायिक जांच जारी है। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उस पर इतनी कठोर कार्रवाई होगी जांच के बाद में कि फिर कोई आगे इस प्रकार की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। राहुल गांधी के बयानों को लेकर के क्या? मैं नेता प्रतिपक्ष है, वो श्री राहुल गांधी जी के जो उन्होंने हिंदू हिंसक कहा है, और उन्होंने भगवान शंकर जी को वहां लाकर के लोकसभा में उनका उपहास उड़ाया है, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और साथ में वो पूरे देश से माफी मांगे, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां सनातन हिंदू और उनसे माफी मांगे कि जहां भगवान शंकर जी हम सबके आस्था के प्रतीक हैं, हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भाव, उनसे पूरे देश से माफी मांग करके उनको मैं इन शब्दों की कड़ी निंदा करता हूं।
हमारे साथ मौजूद थे मंत्री सुनील भराला जी, जिन्होंने कहा है हाथरस कांड को लेकर के अधिकारियों पर जांच बिठाई गई है, जिसमें उन पर अधिकारी द्वारा जांच भी की जाएगी। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। तो वहीं हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। जेल से निकलने के बाद छठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में ले ली है। 24 साल के झारखंड में वे 13वें सीएम बन गए हैं। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने के बाद वो तीसरे सीएम बन गए। हेमंत सोरेन के इस शपथ के लिए इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से वही उन्होंने शपथ ली। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने 2019 से जनता की भावनाओं के अनुरूप सारी कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच चंपई सोरेन ने उसे आगे बढ़ाया क्योंकि मैं जेल में था। कोर्ट के आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं। पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के काम किए जाएंगे। वर्तमान महागठबंधन की सरकार ने विगत 2019 से जनता के अनुरूप, यहाँ के भावनाओं के अनुरूप, यहाँ के जनमानस के अनुरूप सारे कार्य योजनाएं की। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच में आदरणीय चंपई सोरेन जी ने इसको आगे बढ़ाया क्योंकि मैं जेल में था। और क्यों था इस पर नहीं जाऊंगा अभी। अब न्यायालय का आदेश पब्लिक डोमेन पर है। आज उनके आदेश से मैं बाहर आ पाया हूं और पुनः अपने कार्यभार को संभालते हुए अब आगे के कामों को किया जाएगा। आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, सब लोग की शुभकामनाएं हैं, हमारे पार्टी वर्कर हो, जनता हो, और खास करके हमारे हाई कोर्ट से जो आया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से हम लोगों को जो आदेश आया है उसी का पालन करते हुए अब हेमंत जी हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पे फिर से, और पूरी जनता, हमारी झारखंड की पूरी जनता के लिए जैसे वो पहले कार्य कर रहे थे अभी भी बल्कि ज्यादा तेजी से कार्य करेंगे क्योंकि समय हमारे हाथों में कम है। तो बस मैं यही चाहूंगी कि सारे झारखंड वासियों का आशीर्वाद जैसे पहले भी रहा है अभी भी रहे, और मजबूती के साथ हेमंत जी भी आप लोगों के भाई बन करके, आपका बेटा बन करके जैसे पहले कार्य कर रहे थे अभी और तेजी से करेंगे। धन्यवाद। अभी फिलहाल हाँ जी, तो गांडे मेरे लिए सबसे पहले प्राथमिकता है, तो मेरी पहली प्राथमिकता गांडे रहेगी। नया सरकार गठन में हेमंत बाबू को हम बधाई देता हूं और हमारा सभी गठबंधन के साथी और जो भी इस नया सरकार की शुभकामना देता हूं। सर, आपने जिस काम को आगे बढ़ाया हेमंत जी से कृपा होगी उसे पूरा करें। पूरा तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।